हेलो, वेलकम टू योर चैनल। आज हम करते हैं वेस्ट बंगाल के PYQs पेपर 2 एजुकेशन के। ये 2023 के हैं, 25वां सेट है, पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सोशल बैरियर्स। एक मिनट, आप लोगों को क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा। Which statement is incorrect about social barriers to inclusive education? कौन सा स्टेटमेंट गलत है सोशल बैरियर्स के बारे में इंक्लूसिव एजुकेशन में? स्टेटमेंट ए, सोशल बैरियर्स कैन बी ओवरकम थ्रू सोशल इंटरेक्शन अमोंग द चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर बी, सोशल बैरियर्स एनरिच सोशल जस्टिस। Social barriers across due to difficulty in friendship formation among the children. Option D, children face social, cognitive and sensory difficulties. कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये पूछ रहे हैं इनकरेक्ट। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सोशल बैरियर्स टू इंक्लूड। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक, आइए हिंदी में देखते हैं। समावेशी शिक्षा में सामाजिक बाधाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत है। ऑप्शन ए, बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क के माध्यम से सामाजिक बाधाओं को दूर किया जा सकता है। बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क से सामाजिक बाधाओं को दूर करा जा सकता है? नहीं। सामाजिक बाधाएं सामाजिक न्याय को समृद्ध करती हैं। सामाजिक बाधाएं सामाजिक न्याय को समृद्ध करती हैं। बच्चों के बीच दोस्ती बनाने में कठिनाई के कारण सामाजिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बच्चों के बीच दोस्ती बनाने में कठिन के कारण सामाजिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बच्चों को सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेदी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क के माध्यम से सामाजिक बाधाओं को दूर किया जा सकता है। ये तो स्टेटमेंट सही है। जब बच्चे सोशल होंगे, ज़्यादा लोग बाग होते तो सामाजिक बाधाओं को तो दूर किया जा सकता है। सामाजिक बाधाएं सामाजिक न्याय को समृद्ध करती हैं, रोकती हैं, एनरिच करती हैं। स्टेटमेंट अभी देखते हैं। बच्चों के बीच दोस्ती बनाने में कठिनाई के कारण सामाजिक बाधाएं उत्पन्न होती नहीं। बच्चों के बीच जब सामाजिक बाधाएं कैसे उत्पन्न होंगी? जब वो दोस्ती बनाएंगे तो सामाजिक बाधाएं तो उत्पन्न होंगी, कम होंगी। ये स्टेटमेंट सही है। बच्चों को सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेदी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये बात भी सही है। बच्चों को समाज में, सोशल में, कॉग्निटिव दिमाग से और संवेदिक बोलने चालने में कठिनाई का सामना करता है। स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक बाधाएं सामाजिक न्याय को समृद्ध करती हैं, यह स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन होता है डिफरेंट एबल चिल्ड्रन, जो
डिफरेंट एबल चिल्ड्रन है, स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन है, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही स्कूल में साथ पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे जो हैं सब उन सारे बच्चे एक स्कूल के अंदर पढ़ सके, बच्चों को वो आए, एक दूसरे के साथ बैठना उठना है, वो बच्चे भी दोस्त बना पाए, ठीक। और इससे डाइवर्सिटी भी होगी ज़्यादा। एक ही सारे बच्चे अगर सेम स्कूल में सेम क्लास में साथ बैठकर पढ़ेंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डाइवर्सिटी होगी और बच्चे एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। स्पेशल नीड्स वाले बच्चे रेगुलर वाले बच्चों को, रेगुलर नॉर्मल वाले बच्चे स्पेशल नीड्स को समझ पाएंगे, ठीक। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। पहले होता था इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्या होता था, बच्चों को स्कूल में तो साथ कर दिया है, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन को तो कर दिया है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, उनको एफर्ट्स खुद डालने पड़ते थे, स्कूल एफर्ट्स नहीं डालता था। ये इंक्लूसिव एजुकेशन में बात करेंगे, सबको इंक्लूड करो, मतलब इंक्लूसिव की बात ये आई है यहाँ पे, बच्चों को तो एफर्ट है लेकिन स्कूल को भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जैसे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, कोई चल नहीं सकता, तो उसके लिए व्हील चेयर प्रोवाइड करो या रैंप बनवाओ, जिससे वो रैंप से स्कूल अंदर आ सके, एक्सेसिबल कराओ सबके लिए एजुकेशन, ठीक। ये होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब। क्वेश्चन नंबर 52, assertion. Classroom instruction should involve variety of strategies. Reason है, there are individual styles among student. ठीक है, assertion कह रहा है क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन है, उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, स्ट्रेटजीज तरीके इन्वॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, असर्शन पढ़ने के बाद उसके बाद हम लगाते हैं बिकॉज। बिकॉज क्योंकि देयर आर इंडिविजुअल स्टाइल्स अमॉन्ग स्टूडेंट, क्योंकि हर बच्चे का इंडिविजुअल एक बच्चा है, किसी का पढ़ने का तरीका कैसा होगा, किसी का पढ़ने का तरीका कैसा होगा, किसी का बैकग्राउंड कैसा होगा, किसी को हिंदी में अच्छे से समझ में आता होगा, किसी को इंग्लिश में समझ में आता होगा, किसी को उसकी रीजनल लैंग्वेज में समझ में आता होगा, किसी को उसको मदर टंग में समझ में आता होगा। सब बच्चा अपना अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, तो हर बच्चे का इंडिविजुअल स्टाइल होता है। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में जब हम क्लासरूम में होते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए बहुत सारी तरीके हमें हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाना होता है कि हर बच्चा समझ पाए। कोई बच्चा देखकर चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से समझ सकता है, कोई ऑब्जर्वेशन कर लेता कोई प्लेवे मेथड से समझ लेता है, सबका एक तरीका होता है अपना। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है, कौन सा गलत है? क्लासरूम इंस्ट्रक्शन शुड इन्वॉल्व वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, ये बात सही है। देयर आर इंडिविजुअल स्टाइल्स बिकॉज अमॉन्ग स्टूडेंट, ये बात भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो हम इसे पढ़ते हैं बिकॉज लगाकर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए, असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार हिंदी में अच्छे से देख लेते हैं। अभिकथन, असर्शन। कक्षा शिक्षण में विभिन्न प्रकार की रणनीतियां शामिल होनी चाहिए। एक कारण है, छात्रों के बीच व्यक्तिगत शैलियाँ होती हैं। ये क्यों नहीं देख, एक मिनट रुकिए।
इसको मैं क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। अरेंज द लास्ट 4 phases of Dick and Carey's model and as way they occur. डिक एंड कैरी के मॉडल के लास्ट के 4 स्टेप्स इन्होंने पूछे हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन सा कब आता है, उन्हें हम अरेंज करने हैं। ठीक, डिक एंड कैरी मॉडल्स। डिक एंड कैरी मॉडल्स है कौन सा मॉडल? ये है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन मॉडल। ये एनालाइज करता है नीड्स की और आउटकम्स देता है। ठीक, इसमें स्टेप्स आते हैं 10। इसमें स्टेप्स आते हैं 10। इन्होंने लास्ट के 4 पूछे हैं। फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है? पहला आता है असेसिंग नीड्स, नीड्स को पहचानना कि ज़रूरत किसको क्या है। फिर आता है कंडक्ट इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, एनालाइज करना, विश्लेषण करना, देखना। फिर आता है एनालाइज लर्नर्स, लर्नर को एनालाइज करना, किसकी क्या वीकनेस है, किसकी क्या स्ट्रांगनेस है। राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस देखना ऑब्जेक्टिव की पहले किसने कैसा काम करा है। डेवलप असेसमेंट इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट इंस्ट्रक्शन डेवलप करना। सिक्स्थ है डेवलप इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, तरीका देखना इंस्ट्रक्शन का डेवलप करने के लिए। डेवलप एंड सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन मटेरियल, डेवलप एंड सिलेक्ट इंस्ट्रक्शन मटेरियल। लास्ट के 4 स्टेप पूछे हैं। तो सबसे पहला 7th नंबर पे आएगा ये वाला, ये आएगा 7th नंबर, डेवलप इंस्ट्रक्शन मटेरियल। फिर आएगा 8 नंबर पर रिवाइज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को रिवाइज करना। फिर 1 मिनट, नहीं 7th पर ये आएगा डेवलप इंस्ट्रक्शन मटेरियल। फिर 8th पाएगा कंडक्ट फॉर्मेटिव, पाएगा कंडक्ट फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। 9th पाएगा रिवाइज इंस्ट्रक्शन और 10th पर आएगा डिजाइन सबमेटिव एवोल्यूशन। तो 7th पे आ गया, इसका पहले आएगा सेकंड, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट और फिर आएगा फोर्थ। पहला आएगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक, तो पहला सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फर्स्ट ये रहा, फोर्थ ये रहा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। डिक एंड कैरी मॉडल के अंतिम 4 चरणों के उनके गठित होने पर व्यवस्थित करें। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले सेकंड आएगा। अनुदेशात्मक सामग्री विकसित करें, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा फोर्थ। ठीक, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, which of the following has features of scope, integration, sequence, continuity, articulation and balance? ये जो फीचर्स हैं स्कोप, इंटीग्रेटेशन, सीक्वेंस, कंटिन्यूटी, आर्टिकुलेशन एंड बैलेंस, ये किसके हैं? ये टाइप्स है करिकुलम के, करिकुलम डिज़ाइन है, ये करिकुलम मॉडल है, ये करिकुलम इवैल्यूएशन है। तो ये क्या है? ये है करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन के मॉडल है, पहले पे आता है, फर्स्ट आता हमारा स्कोप। स्कोप का मतलब होता है हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, हमने पहले क्या पढ़ा है, ठीक, हमारा अनुभव कैसा है। सेकंड आता है इंटीग्रेटेशन,
इंटीग्रेटेशन का मतलब होता है इंटरलिंक्ड करके सब्जेक्टों को पढ़ाना, इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाना। कैसे? कोई हमने फिजिक्स पढ़ाई है सब्जेक्ट बच्चे को, तो उससे ही रिलेटेड फिर हम टॉपिक केमिस्ट्री में उठाएंगे, उसके एक्सपीरियंसेस उसको उसमें ही समझाएंगे कि हमने फिजिक्स में ये पढ़ा था, ऐसे ही हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। इंटर रिलेटेड करना सब्जेक्ट्स को आपस में। थर्ड आएगा सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअस करना, लर्निंग, लगातार लर्निंग कराना, बीच में गैप ना हो लर्निंग का, जिससे बच्चे को आसानी से चीज़ें ज़्यादा समझ आ पाए। फोर्थ है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है बच्चे को इन डेप्थ नॉलेज देना सब्जेक्ट्स की। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर पढ़ा दे, अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज, गहराई में ज्ञान देना। फिफ्थ आता है आर्टिकुलेशन और बैलेंस, ये दोनों साथ ही आते हैं। आर्टिकुलेशन और बैलेंस, आर्टिकुलेशन दो टाइप की होती है। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेशन का मतलब होता है इंटर रिलेटेडनेस। आर्टिकुलेशन दो टाइप की होती है, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऐसे, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे। ठीक। अब वर्टिकलर वर्टिकलर सॉरी वर्टिकल का मतलब होता है कोई लेसन पढ़ाया हमने, सर्टेन लेसन पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया बच्चे को। जैसे हमने कोई 10th क्लास में है बच्चा, उसको हमने एक टॉपिक पढ़ाया, मान लो एटॉमिक का कोई हमने उसे टॉपिक पढ़ाया, फिर हम उसे ही रिलेटेड उसे आगे रेडियो एक्टिव पढ़ा रहे हैं। ठीक, ये हो गया वर्टिकल। और हॉरिजेंटल का मतलब होता है इंटर रिलेटेड करना सब्जेक्ट्स को आपस में। जैसे बच्चा है ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहा है, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। जैसे एक होता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक, पॉलिटिकल साइंस होता है, हिस्ट्री भी होता है। तो आपस में सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेटेड करना, जिससे बच्चा आसानी से चीज़ों को समझ पाए। तो करिकुलम डिज़ाइन के मॉडल्स स्टेप्स हैं। ये पहला है स्कोप। स्कोप का मतलब है एक्सपीरियंस देखना बच्चे के। फिर आता है इंटीग्रेटेशन। इंटीग्रेशन मतलब है इंटर रिलेटेड सब करके सब्जेक्ट्स को पढ़ाना। इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बाद, एक मिनट, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है कंटिन्यूअस करना, ऐसा ना हो बीच में गैप आए, कंटिन्यूअस लर्निंग कराना। कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है बच्चे को इन डेप्थ नॉलेज देना। आर्टिकुलेशन और बैलेंस, ये दोनों एक साथ आता है। आर्टिकुलेशन में वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। वर्टिकल का मतलब है बच्चे को एक टॉपिक समझाया हमने, लेसन पढ़ाया, उससे ही रिलेटेड हमने उसे दूसरा टॉपिक समझा दिया। हॉरिजॉन्टल है इंटर रिलेटेड कर देना कॉन्सेप्ट को। जैसे हम ह्यूमैनिटीज़ है तो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसके साथ पॉलिटिक्स साइंस भी है, सोशियोलॉजी, तो इंटर रिलेटेड करना, जिससे बच्चा आसानी से चीज़ों को समझ पाए। ठीक। और एक है ये सीक्वेंस। सीक्वेंस के कुछ और स्टेप्स भी हैं। जो सीक्वेंस है इसके स्टेप्स कुछ और भी हैं। सीक्वेंस के स्टेप्स दिए थे स्मिथ
ने 1957 में। इन्होंने पहला स्टेप दिया था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है इनका कहने का? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है इनका कि पहले बच्चे को सिंपल कॉन्सेप्ट समझाओ, उसके बाद जटिल कॉन्सेप्ट समझाओ। पहले बच्चे को हम जैसे समझा रहे हैं एडिशन, तो एडिशन 2 डिजिट वाले समझाओ, उसके बाद बच्चे को हम ले जाए 5 डिजिट वाले पे। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स पर जाना। पार्ट टू होल, ये स्टेप में सेकंड की बात करते हैं। पार्ट टू होल, पहले एक बच्चे को एक पार्ट के बारे में समझाना, उसके बाद बच्चे को होल पर ले जाना। अब पार्ट कैसे? जैसे हम बच्चे को साइंस में पढ़ा रहे हैं ह्यूमन बॉडी, तो हम बच्चे को पहले पढ़ा उसके पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, लीवर क्या होता है, ये सब काम क्या करते हैं। फिर उसके बाद में हम पूरी होल बॉडी के बारे में बच्चे को समझाएं, तो पार्ट टू होल। फिर थर्ड स्टेप्स है होल टू पार्ट। सेकंड में था पार्ट टू होल, पहले पार्ट समझाए बच्चों को, फिर होल समझाए। थर्ड स्टेप्स इन्होंने दिया है होल टू पार्ट। पहले बच्चे को हम एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, जैसे हमने उसे समझा दिया कॉन्सेप्ट एक एनिमल का या बर्ड का। फिर हम उसे एनिमल में डिफरेंट बताएंगे कि ये डॉग होता है, ये काऊ होती है, ये कैट होता है। हम उसे डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे एनिमल्स के पार्ट। ऐसे बर्ड में फिर हम उसे डिफ्रेंशिएट करना बताएंगे, उसे हम डिफरेंट शेड करना बाद में समझाएंगे। पहले हम उसे एक बता देंगे, बच्चा समझ जाएगा कि ये सब एनिमल की कैटेगरी में आती है, सब बर्ड की कैटेगरी। उसे अलग अलग बाद में बताएंगे कि काऊ गैट सॉरी डॉग काऊ कैट, इन सब में क्या डिफरेंशिएट है, ये सब हम उसे बाद में समझेंगे, पार्ट उसे बाद में समझेंगे। पहले समझाएंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। फिर उसके बाद में बच्चे को सेकंड पार्ट में समझाएंगे पार्ट टू होल। फिर उन्होंने थर्ड स्टेप दिया है होल टू पार्ट, पहले होल के बारे में बताएंगे, फिर पार्ट पर जाएंगे। और लास्ट स्टेप दिया है इन्होंने क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का स्टेप का मतलब क्या है? बच्चे को हम समझाएंगे क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी कैसे? जैसे हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं उससे हम बच्चे को क्रोनोलॉजी समझाएंगे कि फर्स्ट पे सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद थर्ड सेकंड, ऐसे क्रोनोलॉजी समझाएंगे। ठीक है। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 55। एक मिनट।
क्वेश्चन नंबर 55, टेक्निकल, प्रैक्टिकल एंड इमेंसिपेटरी आर थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एज गिवन बाय। ये तीन कॉन्सेप्ट है नॉलेज के, किसने दिए हैं? टेक्निकल, प्रैक्टिकल एंड इमेंसिपेटरी। शुल्कमैन ने दिए, डैन एंड लूक ने दिए, हर्बर्मास ने दिया, या डैन एंड लून है ना, हर्बर्मास दोनों ने दिए। ये स्टेप कॉन्सेप्ट किसने दिए हैं? ये मॉडल किसने दिया है? शुल्कमैन ने, डैन कैन ने, हर्बर्मास ने, या डैन कैन हर्बर्मास ने? तो ये कॉन्सेप्ट दिया है हर्बर्मास ने। इन्होंने दिया है टेक्निकल पीई। ठीक, टेक्निकल की जगह ये वर्क का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, शुल्कमैन ने दिया है PCK, पेडालॉजिकल कंटेंट नॉलेज का कॉन्सेप्ट। डैंक एंड लूक ने दिया है कॉन्सेप्ट डिसिप्लिनरी, एक्सपेरिएंशियल एंड प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56, डिफरेंशिएटिंग असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। असेसमेंट और इवैल्यूएशन का डिफरेंट करने में कौन सा ऑप्शन गलत है वो बताना है। असेसमेंट इज इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस ऑफ जजमेंटल कलेक्शन, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा। ऑप्शन नंबर बी, डायग्नोस्टिक, इट इज बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड क्राइटेरिया। ऑप्शन सी, फॉर्मेटिव सबमिटिव। ऑप्शन डी, प्रिस्क्रिप्टिव सजेस्टिव। आकलन और मूल्यांकन में अंतर करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? मूल्यांकन निर्माण में संग्रह, समीक्षा और डेटा का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। निर्देशात्मक, यह अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों पर आधारित है। रचनात्मक, योगात्मक, निर्देशात्मक, सुझावात्मक। तो ये होता क्या क्या है? असेसमेंट का मतलब क्या है, हम पहले ये देखते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है बच्चे की स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज को पता करना बच्चे की एबिलिटीज क्या है। असेसमेंट का मतलब होता है ये। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। बच्चे का जो रिजल्ट आया है उस पर बच्चे की जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है उस पर जजमेंट देना। असेसमेंट का मतलब होता है बच्चे की स्ट्रॉन्ग एरियाज, बच्चे की वीक एरियाज, बच्चे की कैपेबिलिटीज क्या है वो जानना। इवैल्यूएशन का है स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है बच्चे की उस पर जजमेंट देना। ठीक, दोनों में ये फर्क है। तो इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ जजमेंटल, ये सही है। अभी मैंने बताया इवैल्यूएशन एक जजमेंटल प्रोसेस है क्योंकि जजमेंट करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर, रिव्यूइंग करता है, यूजिंग डाटा करता है। ठीक, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? असेसमेंट भी तीन तरह के होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है, एक सबमेटिव होता है। ठीक, डायग्नोसिस का मतलब होता है बच्चे की स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को जानना। ठीक, बता देता है कि बच्चे के पे हमें कहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बच्चे का कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किस पर बच्चे को ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, फॉर्मेटिव क्या असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव और असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट में एक डिफरेंस है। फॉर्मेटिव होता है जैसे हम बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हमने उससे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ लिए। ठीक, पढ़ाते पढ़ाते ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस होता है ये, बीच में क्वेश्चन पूछ लिए, जब उस चैप्टर कंप्लीट होने पे पूछ लिए, चैप्टर के पढ़ाते पढ़ाते पूछ लिए,
ऐसे, ठीक। सबमिटिव क्या होता है, जब बच्चे का पूरा साल का एंड का रिजल्ट आता है वो होता है सबमिटिव, फाइनल टर्म पे, ठीक। प्रिस्क्रिप्टिव सजेस्टिव इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्यों? असेसमेंट और इवेल्युएशन में जो डिफरेंस है वो फॉर्मेटिव और सबमिटिव भी डिफाइन कर रहे हैं, डायग्नोसिस भी डिफाइन कर रहा है, क्योंकि बच्चे की स्ट्रॉन्ग ईयर वीक ईयर यानी इवेल्युएशन भी बता रहा है कि एक जजमेंटल प्रोसेस है। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव सिर्फ सजेशन करना कि ये कर लो ऐसे कर लो, ये डिफरेंस बिटवीन इनका दोनों का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। पर्सनैलिटी हैज बीन डिफाइंड एज, personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustments to the environment. Who has given this definition? पर्सनैलिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल के जो साइकोफिजिकल स्टेटमेंट है उसकी यूनिक एडजस्टमेंट करता है एनवायरनमेंट के साथ। ये डेफिनेशन किसने दी है? एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। व्यक्तित्व को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके अतिविदित समायोजन को निर्धारित करते हैं। परिभाषा किसने दी है? रॉजर्स ने, सी रॉजर्स का मतलब है कार्ल रॉजर्स, ऑलपोर्ट ने, आइक्सन ने, कैटल ने। ये डेफिनेशन दी है ऑलपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। द एक्यूरेसी ऑफ द इन्फ्रेंसेस इंटरप्रिटेशन और एक्शंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट स्कोर डिफाइंड एज। एक्यूरेसी है इन्फ्रेंस और इंटरप्रिटेशन एक्शन की, ये कौन से टेस्ट पर डिफाइन करती है? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नन ऑफ द अबव। ठीक, अब हिंदी में देख लेते हैं। परीक्षण स्कोर के आधार पर किए गए अनुमानों, व्याख्याओं या कार्यों की सटीकता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: विश्वसनीयता, वैधता, वास्तुनिष्ठता। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब हम इसका मतलब समझते हैं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी है क्या? रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट, मतलब हर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी कैसे? अब जब हम एक रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च हमने पूरी हो गई मान लो, वही रिसर्च हमने कुछ टाइम बाद और करी तो उसका सेम रिजल्ट आना। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंस, सेम रिजल्ट आना। उसको फिर हमने दोबारा रिसर्च करी कुछ टाइम, फिर सेम रिजल्ट आए, फिर हमने और कुछ टाइम बाद करी गैप लेके, फिर सेम रिजल्ट आए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, जब हम उस रिसर्च को बार बार करें सेम उठाकर तो बार बार रिजल्ट सेम आए, ये होती है विश्वसनीयता। ठीक, हम एक बार करें, 10 बार करें या 10,000 बार करें, हर बार रिजल्ट सेम आना चाहिए विद द सेम वेरिएबल लेकर। ऑप्शन नंबर बी है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता।
वैधता कैसे? वैधता का मतलब है जो टेस्ट हमने जिस चीज के लिए बनाया वही मेजर करे। इसका है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी या एग्जैक्टनेस। जिस पर्पस के लिए जो टेस्ट बनाया गया है वो वही मेजर कर रहा है। जैसे हमने एक साइंस का टेस्ट बनाया बच्चे की नॉलेज टेस्ट करने के लिए, तो उसमें सारे क्वेश्चन साइंस के ही होने चाहिए। हमने एक साइंस का टेस्ट बनाया बच्चे के लिए तो सारे क्वेश्चन रिलेटेड साइंस से ही होने चाहिए उसमें। ऐसा ना हो उसमें साइंस मैथ के क्वेश्चन डाल दिए। जिस लेवल के लिए बनाया वो होना चाहिए। जैसे एक वेटिंग स्केल है, वेटिंग स्केल बनाया वेट मेजर करने के लिए, तो वो प्रॉपर वेट मेजर करना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने बनाई वेटिंग स्केल और मेजर वेट हो ही नहीं रहा, तो वो होता है वैधता। जिस चीज के लिए जो हमने बनाया है वो वही मेजर करे, जिस चीज के लिए जो पर्पस बनाया गया है वो वही मेजर कर रहा है, वो होता है वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी का होता है विश्वसनीयता, कंसिस्टेंट सेम रिजल्ट आना। एक वही रिसर्च हम बार बार करें लेकिन उसका हर बार सेम रिजल्ट आना ज़रूरी है। जब वो रिलायबिलिटी होगी, वैलिडिटी का होगा एक्यूरेसी, कि जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनाई गई है वो वही मेजर करे, वैलिडिटी। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है? the accuracy of the inferences, interpretation or actions made on the basis of test score defined as। तो इसमें कीवर्ड मिल गया हमें एक्यूरेसी, एक्यूरेसी हमें पता चल गया, तो वैलिडिटी होगा इसका आंसर, क्योंकि इन्होंने पूछा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात कौन करता है? वो करता है वैलिडिटी। तो ऑप्शन नंबर होगा बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आराम से समझिए। विच स्टेटमेंट इज नॉट, ये पूछा इन्होंने, नॉट रिलेटेड टू द लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। कौन सा स्टेटमेंट लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, LMX थ्योरी फोकस ऑन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ लीडर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स दैट प्रमोट इफेक्टिव आउटकम्स। ओके, LMX theory helps to determine whether leaders and subordinates will be able to develop high quality relations. LMX theory is rooted in the belief that followers have a small relationship that could yield an advantage. LMX theory reflects the quality of relationship through trust, loyalty, support and respect. LMX theory क्या ये कहती है जो फोकस है लीडर्स का, सबऑर्डिनेट का, वो ऐसा हो कि उनकी इफेक्टिवनेस प्रमोट करे, या वो LMX थ्योरी ये कहती है कि लीडर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एबल हो डेवलप हाई क्वालिटी रिलेशनशिप, दोनों एक का रिलेशनशिप ऐसा हो जो हाई क्वालिटी रिलेशनशिप हो। या ये LMX थ्योरी का बिलीव जो है वो ये मानते हैं कि स्मॉल रिलेशनशिप हो फॉलोवर्स का जिससे वो उसका फायदा उठा सके। LMX थ्योरी ये मानती है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप होती है ट्रस्ट से, रॉयल्टी से, सपोर्ट से, रेस्पेक्ट से। तो इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, तो LMX थ्योरी ये तो प्रमोट सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये तो वैसे भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहा है। ठीक, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक यही नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये विश्वास करता है दैट फॉलोवर्स हैव अ स्मॉल रिलेशनशिप, स्मॉल रिलेशनशिप की बात कहते हो कि ये ही स्टेटमेंट ऐसा है जो नेगेटिव है और दैट कुड याइल्ड ऑन एडवांटेज, और इसकी बात LMX थ्योरी भी नहीं करती। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा इसका आंसर, मतलब इसका आंसर ये नहीं है तो सही यही होगा। नॉट पूछा है ना इन्होंने, ये रहा हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following aspects is common to pragmatism, naturalism, existentialism? कौन सा कॉमन एक्सेप्ट
एक्सपेक्ट्स है इन चारों में से, जो प्रेगमेटिज्म में भी है, नेचुरलिज्म में और एक्सटेंशलिज्म है। प्रेगनेटिज्म जो है वो किससे है, जॉन डुई से। वो बात करते हैं जॉन डुई भी प्रेगमेटिस्ट से रिलेटेड थे। वो बात करते हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस स्किल लर्निंग बाय डूइंग की। प्रेगमेटिज्म के फादर कौन थे, इनके फादर्स थे चार्ल्स सेंडर नेचुरलिज्म की बात नेचुरलिज्म की बात कौन करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, के बच्चे को नेचर ही सब कुछ सिखा देगी। एक्सटेंशनिज्म की बात कौन करते हैं, वो करते हैं सोकर कीकर गार्ड, ठीक, कि बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, फ्रीडम हो, बच्चे अपने हिसाब से चीज़ों को सीख सके, ठीक। तो ये कौन सी चीज़ों पर बात हो रही है, ये एम्फेसिज्म ऑन इंडिविजुअल, जोर देती है इंडिविजुअल पर, फिजिकल एनवायरनमेंट पर, वैल्यू एजुकेशन पर, या स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन पर। व्यवहारिकता, प्रकृतिवाद और अस्तित्ववाद में समान कौन सा है, व्यक्ति पर जोर, भौतिक वातावरण पर जोर, मूल्य शिक्षा पर जोर, शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्य पर जोर। तो ये बात करती है व्यक्तित्व पर जोर, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 61, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 दे रखा है, लिस्ट 2, टूल ऑफ गाइडेंस है, टेस्टिंग, काउंसलिंग, फॉलोअप, एनीडोटल रिकॉर्ड। कौन सा किससे मैच होगा। हम देखते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग होता है फेस टू फेस सॉल्व करना प्रॉब्लम को, ठीक। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रिफ्लेक्टिंग पर्टिकुलर इवेंट्स ऑफ फेस टू फेस, तो काउंसलिंग हो गया, बी का हो गया थर्ड। अच्छा, ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी, तो बी का हो गया थर्ड। बी का थर्ड ये रहा, इसमें भी है और इसमें भी है, तो डी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक। अगर कोई और भी ना पता हो तो एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं, एक आता है अब एनीडोटल रिकॉर्ड। एनीडोटल रिकॉर्ड का मतलब होता है बच्चे की पर्टिकुलर इवेंट्स को रिफ्लेक्ट करना, ठीक। ये हो गया डी का सेकंड। तो डी का सेकंड ये रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, लेकिन सी और ए भी चेक करते हैं। ए का अब ए है टेस्टिंग, टेस्टिंग करना, टेस्टिंग का मतलब है ए डायग्नोज द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की एबिलिटीज जानना, बच्चे की योग्यता जानना, डायग्नोज करना, पता करना टेस्टिंग से, ठीक है। टेस्ट लेते हैं, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, जैसे हम एमएड करते हैं या बीएड करते हैं, उससे पहले एक एंट्रेंस टेस्ट दो तो हमारी योग्यता पता चल जाती है, तो वही है, ठीक, टेस्टिंग, ठीक है। काउंसलिंग हो गया। फॉलो अप, फॉलो अप का है ट्रैकिंग वेदर स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल इन देयर प्रोफेशन नोट। फॉलो अप का मतलब है बच्चे को मार्गदर्शन देना कि वो जिस स्टूडेंट जो है वो अच्छा कर रहा है प्रोफेशन में या नहीं, उसे ट्रैक पे लेके आना। तो ऑप्शन नंबर सी का होगा फोर्थ ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिंदी में ये रहा, परीक्षण, परामर्श, अनुवक्ति, उपखंडनात्मक रिकॉर्ड। छात्रों की क्षमताओं का निदान, छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को निर्देश वाला विवेकरण, समस्या को हल करने के लिए आमने सामने बातचीत का आयोजन, यह पता लगाना कि छात्र अपने पेशे में अच्छा कर रहा है या नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 62, द फर्स्ट कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन एजुकेशन। पहली कमेटी वुमेन एजुकेशन पर आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी गई थी, वो कौन सी थी? वो प्रकाशा कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, दुर्गा देशबाई बुक कमेटी है, या राधा कृष्णन कमीशन है? कौन सी है कमेटी वुमेन एजुकेशन पर बात करती है? वो स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा गठित की जाने वाली पहली समिति थी। प्रकाश, बलवंत राय, दुर्गा देशमुख में राधा कृष्णन आयोग। तो राधा कृष्णन आयोग तो सबको पता है, यही बात करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। सॉरी 48 से 49, ये बात करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। एक और बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये आई थी 1957 में। प्रकाशा कमेटी आई थी 1959 में, और दुर्गा देशमुख कमेटी आई थी 1958 में। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो है वो बात करती है नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन। नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन, ये बात करती है दुर्गा देशबाई कमेटी। ठीक, लेकिन ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये बात करती है, इसको बोलते हैं पंचायती राज बोर्ड की। पंचायती राज कैसे? ये आई थी 1957 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आई थी बलवंत राय कमेटी। ये आई थी पता करने की कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है, उसकी कंडीशन को पता करने की वहाँ क्या वर्क चल रहा है। इसको बाद में इसमें चेंजेस हुए, उसका नाम पंचायती राज कर दिया गया है। ठीक, और ये प्रकाशा मेहता कमेटी है, ये आई थी रिलीजियस एजुकेशन के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, which of the following fact is not supported by the technical specification of the World Wide Web 2? कौन सा सपोर्ट नहीं करता वर्ल्ड वाइड वेब 2 को? वेब ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड सोशल वेब, सपोर्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू एजुकेशन, अनेबल यूजर्स to share, create, collaborate and communication their works with other based on artificial intelligence। वर्ल्ड वाइड वेब 2 कौन सा इनमें से सपोर्ट नहीं करता? पहले तो आया था वर्ल्ड वाइड वेब 1, www1, वो आया था सिर्फ रीड के लिए। फिर आया www2, ये क्या था? ये सोशल वेब था, इसमें हम ब्लॉग भी कर सकते थे, टैग भी कर सकते थे, पोस्ट भी कर सकते थे सोशली। ठीक, फिर आया www3 जो है AI पर, इसमें ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बाद में करते हैं। थैंक यू।